हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम टू चालाकी स्टडी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 8 का चैप्टर 8 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 8 हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 से 7 तक कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा हम लोगों ने एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 और 7 भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आप लोग क्लास 6 और 7 पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 और क्लास 7, इसके अलावा क्लास 8 भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो हमारा चैप्टर 8 है महिलाएं, जाति एवं सुधार। महिलाएं, जाति एवं सुधार आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए अपने चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय पर आपको मिलती रहे। ठीक है। इसके अलावा अगर सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आइए अपने चैप्टर को हम लोग चैप्टर 8 स्टार्ट कर लेते हैं। चैप्टर का नाम है महिलाएं, जाति एवं सुधार। यहाँ दिया हुआ है कि क्या आपने कभी सोचा है कि 200 साल पहले बच्चों की ज़िंदगी कैसी रही होगी। आजकल मध्यम वर्गीय परिवारों की ज़्यादातर लड़कियाँ स्कूल जाती हैं और उनमें से बहुत सारी जो है लड़कों के साथ भी पढ़ती है। बड़ी होने पर उनमें से बहुत सारी लड़कियाँ कॉलेज और विश्वविद्यालयों में जाती है और विभिन्न प्रकार की नौकरियाँ करती हैं। कानूनन शादी के लिए उनका बालिग होना जरूरी है और कानून के अनुसार वे किसी भी जाति समुदाय के व्यक्ति से शादी कर सकती हैं। यहाँ तक कि विधवाएं भी दोबारा शादी कर सकती हैं। पुरुषों की तरह सभी महिलाएं वोट डाल सकती हैं और चुनाव तक लड़ सकती हैं। बेशक सभी महिलाएं इन अधिकारों का उपयोग नहीं कर पाती, यानी कि जरूरी नहीं है कि हमको ये तो पता नहीं कि हर महिलाएं अपने इन अधिकारों का यूज़ कर पाती होंगी। ठीक है। तो गरीबों को शिक्षा के मौके मुश्किल से मिलते हैं, कम मिलते हैं या मिल ही नहीं पाते। बहुत सारे परिवारों में लड़कियां अपनी इच्छानुसार पति भी नहीं चुन सकती, यानी कि अरेंज मैरिज जो होता है ज़्यादातर परिवारों में ऐसे ही होता है। ठीक है। तो 200 साल पहले हालात बहुत भिन्न थे, यानी आज जैसे हालात हैं उससे और भी गए गुजरे हालात थे पहले के ज़माने में। 200 साल पहले ज़्यादातर बच्चों की शादी बहुत कम उम्र में ही कर दी जाती थी। हिंदू व मुसलमान दोनों धर्मों के पुरुष एक से ज़्यादा पत्नियां रख सकते थे। देश के कुछ भागों में विधवाओं से ये उम्मीद की जाती थी कि वे अपने पति की चिता के साथ जिंदा जल जाएं। इस तरह स्वेच्छा से या जबरदस्ती मार दी गई महिलाओं को सती कहकर महिमा मंडित किया जाता था। यानी पहले तो उनको मरने के लिए कहा जाता था, ठीक है, बाद में उनको सम्मान दिया जाता था सती कहकर। सती शब्द का अर्थ ही सदाचारी महिला था। संपत्ति पर भी महिलाओं के अधिकार बहुत सीमित थे। शिक्षा तक महिलाओं की प्रायः कोई पहुंच नहीं थी। देश के बहुत सारे भागों में लोगों का विश्वास था कि अगर औरत पढ़ी लिखी होगी तो वह जल्दी विधवा हो जाएगी। ऐसा मतलब अंधविश्वास उस समय के लोगों में व्याप्त था। यहाँ आप चित्र देख सकते हैं। चित्र में दिखाया गया है सती बाल्थाजर सॉल्विन द्वारा बनाया गया चित्र। ठीक है। यानी कि ये इस चित्र का नाम है सती। भारत आने वाले यूरोपीय चित्रकारों द्वारा बनाई गई सती की बहुत सारी तस्वीरों में से एक चित्र ये भी है। सती प्रथा को पूर्वी समाजों की बर्बरता के सबूत के तौर पर देखा जाता है। तो जो सती जो प्रथा था उस समय, जो कुप्रथा था, उसको एक बर्बरता के तौर पर, मानव जीवन में एक बर्बरता के तौर पर देखा जाता है। ठीक है। आगे दिया गया है कि समाज में सिर्फ स्त्रियां और पुरुषों के बीच ही फर्क नहीं था। ज़्यादातर इलाकों में लोग जातियों में भी बटे हुए थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय खुद को ऊंची जाति का मानते थे। इसके बाद व्यापार और महाजनी आदि से जुड़ी जातियां, जिन्हें प्रायः वैश्य कहा जाता था, उनका स्थान आता था। फिर काश्तकार, बुनकर व कुम्हार जैसे दस्तकार आते थे, जिन्हें शूद्र कहा जाता था। इस श्रेणी क्रम की सबसे निचली पायदान पर ऐसी जातियां थी जो गाँवों शहरों को साफ सुथरा रखती थी, ऐसे काम धंधे करती थी जिन्हें ऊंची जातियों के लोग दूषित कार्य मानते थे, यानी ऐसे काम जिनकी वजह से उनकी जाति भ्रष्ट हो जाती थी। ऊंची जातियां निचले पायदान पर खड़ी इन जातियों के लोगों को अछूत मानती थीं। इन लोगों को मंदिरों में प्रवेश करने, सवर्ण जातियों के इस्तेमाल वाले कुओं से पानी निकालने या फिर ऊंची जातियों के आधिपत्य वाले घाट तालाब पर नहाने की छूट नहीं होती थी। उन्हें निम्न दर्जे का मनुष्य माना जाता था। 19वीं और 20वीं सदी के दौरान इनमें से बहुत सारे कायदे कानून और नज़रिए धीरे धीरे बदलते गए। आइए देखें ये कैसा हुआ। ठीक है। परिवर्तन की दिशा में उठते कदम। तो कैसे कैसे परिवर्तन हुए। 19वीं सदी की शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस, मुबाहिसे और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है।
इसकी एक अहम वजह यह थी कि संचार के नए तरीके विकसित हो रहे थे। पहली बार किताबें, अखबार, पत्रिकाएं, पर्चे और पुस्तिकाएं छप रही थी। ये चीज़ें न केवल पुराने साधनों के मुकाबले सस्ती थीं, बल्कि उन पांडुलिपियों के मुकाबले ज़्यादा लोगों की पहुंच में थी, जिनके बारे में आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। तो कक्षा 7 में हम लोगों ने पांडुलिपि के बारे में पढ़ा था, याद होगा आप लोग को। लिहाजा आम लोग भी उन चीज़ों को पढ़ सकते थे। उनमें से बहुत सारे अपनी भाषाओं में लिख सकते थे और अपने विचार व्यक्त कर सकते थे। नए शहरों में तमाम तरह के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक मुद्दों पर पुरुषों और कभी कभी महिलाओं के बीच चर्चा होती थी। ये चर्चाएं आम जनता तक पहुंच सकती थी और सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन से जुड़ी होती थी। इस तरह के बहसें जो हैं अक्सर भारतीय सुधारकों और सुधार संगठनों की तरफ से शुरू होती थी। राजा राम मोहन राय, जिनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, 1772 से लेकर 1833 तक इसी तरह के एक सुधारक थे। उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्मो समाज नाम के एक सुधारवादी संगठन बनाया था, जिसे बाद में ब्राह्मी समाज जो है ब्रह्मो समाज के नाम से जाना गया बाद में। राजा राम मोहन राय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता था क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीके से छुटकारा पाना जरूरी है। उनका विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हों। यह चित्र दिया गया है राजा राम मोहन राय का, ठीक है, रेम्ब्रांड पील द्वारा बनाया गया चित्र 1833 में। ये राजा राम मोहन राय हैं। राजा राम मोहन राय देश में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने और महिलाओं के लिए ज़्यादा स्वतंत्रता व समानता के पक्षधर थे। तो पश्चिमी शिक्षा का वे पक्षधर इसलिए थे क्योंकि पश्चिमी शिक्षा से बहुत जागरूकता भरी शिक्षाएं लोगों को मिल सकती थी, ऐसा सोचकर वो पश्चिमी शिक्षा के पक्षधर थे। उन्होंने इस बारे में लिखा है कि किस तरह महिलाओं को जबरन घरेलू कामों में बांधकर रखा जाता था, उनकी दुनिया घर और रसोई तक ही सीमित कर दी जाती थी और उन्हें बाहर जाकर पढ़ने लिखने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। विधवाओं की जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश। राजा राम मोहन राय इस बात से काफ़ी दुखी थे, ठीक है, राजा राम मोहन राय इस बात से काफ़ी दुखी थे कि विधवा औरतों को अपनी ज़िंदगी में भारी कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी। राजा राम मोहन राय, ठीक है, राम मोहन राय संस्कृत, फारसी तथा अन्य कई भारतीय यूरोपीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने अपने लेखन के जरिए यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति नहीं दी गई है। जैसा कि आपने अध्याय 7 में पढ़ा है, 19वीं सदी के प्रारंभ तक बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों की आलोचना करने लगे थे। वे राम मोहन राय के विचारों को सही मानते थे क्योंकि उनकी एक विद्वान व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा थी। फलस्वरूप 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई। राजा राम मोहन राय ने इस अभियान के लिए जो रणनीति अपनाई उसे बाद के सुधारकों ने भी अपनाया। जब भी वे किसी हानिकारक प्रथा को चुनौती देना चाहते थे तो अक्सर प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के ऐसे श्लोकों या वाक्य ढूंढने का प्रयास करते थे जो उनकी सोच का समर्थन करते हो, ठीक है। तो वो कैसा मार्ग अपनाते थे लोगों को अपनी बात समझाने का? वो प्राचीन ग्रंथों की कुछ श्लोकों को ढूंढ कर लाते थे। प्राचीन धार्मिक ग्रंथ से ऐसे श्लोक या वाक्य ढूंढ कर लाते थे जिसे लोग माने, क्योंकि लोग अपने प्राचीन ग्रंथों के हिसाब से ही कई सारी रीति रिवाजें जो बनाते हैं। तो जो उस समय मौजूदा जो कुप्रथाएं थी वो ग्रंथों में तो कहीं लिखी नहीं हुई हैं कुप्रथाएं, तो वो ऐसे ही कुप्रथा को समाप्त करने के लिए धार्मिक ग्रंथों के श्लोकों और वाक्यों का उदाहरण देते थे। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको नोट करके रख लीजिएगा। इससे प्रश्न परीक्षा में बन जाते हैं, खासकर अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो इनमें से कई बार प्रश्न आ चुका है इस 3-4 वाक्यों में से, ठीक है। इसके बाद वे दलील देते थे कि संबंधित वर्तमान रीति रिवाज प्रारंभिक परंपरा के खिलाफ हैं। अब है उदाहरण के लिए प्रसिद्ध सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का ही हवाला दिया था। अंग्रेज सरकार ने उनका यह सुझाव मान लिया और 1856 में विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में कानून पारित कर दिया जो विधवाओं के विवाह का विरोध करते थे, ठीक है। जो विधवाओं के विवाह का विरोध करते थे उन्होंने विद्यासागर का भी विरोध किया और यहाँ तक कि उनका बहिष्कार कर दिया। तो विद्यासागर जो है विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में थे, तो जो लोग विधवा पुनर्विवाह का विरोध करते थे वो लोग विद्यासागर का भी विरोध करने लगे। 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक विधवा विवाह के पक्ष में चलाया जा रहा आंदोलन देश के अन्य भागों में भी फैल गया। मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाकों में वीरेशलिंगम,
पंतुलू ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था। लगभग उसी समय बंबई में युवा बुद्धिजीवियों और सुधारकों ने भी विधवा विवाह के प्रचार प्रसार का संकल्प लिया। उत्तर में आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह का समर्थन किया। तो ये जो दयानंद सरस्वती हैं उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना की थी। उन्होंने भी विधवा विवाह का समर्थन किया। इसके बावजूद विवाह करने वाली विधवा महिलाओं की संख्या काफ़ी कम थी। विवाह करने वाली विधवाओं को समाज में आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता था। इस तरह रूढ़िवादी तबके इस कानून का विरोध कर रहे थे। यहाँ स्वामी दयानंद सरस्वती का एक चित्र दिया गया है। दयानंद ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज ने हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयास किया था। तो यह दयानंद सरस्वती, इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। लड़कियां स्कूल जाने लगती हैं। बहुत सारे सुधारकों को लगता था कि महिलाओं की दशा सुधारने के लिए लड़कियों को शिक्षित करना जरूरी है। कलकत्ता में विद्यासागर और बंबई में बहुत सारे अन्य सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। 19वीं सदी के मध्य में जब इस तरह के प्रारंभिक स्कूल खुले तो बहुत सारे लोग उनसे डरते थे। लोगों को भय था कि स्कूल वाले लड़कियों को घर से निकाल कर ले जाएंगे और उन्हें घरेलू कामकाज नहीं करने देंगे। स्कूल जाने के लिए लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से गुजर कर जाना पड़ता था। बहुत सारे लोगों को लगता था कि इससे लड़कियां बिगड़ जाएंगी। उनकी मान्यता थी कि लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से दूर रहना चाहिए। फलस्वरूप 19वीं सदी में पढ़ने लिखने वाली ज़्यादातर महिलाओं को उनके उदार विचारों वाले पिता या पति की देख रेख में घर पर ही पढ़ाया जाता था। कई महिलाओं ने बिना किसी मदद के खुद ही पढ़ना लिखना सीखा। क्या आपको याद है कि पिछले साल की जो क्लास 7 की जो सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पुस्तक में आपने राज सुंदरी देवी के बारे में क्या पढ़ा है? वे ऐसी महिलाओं में से थी जिन्होंने रात में दिए की टिमटिमाती लौ में चोरी छिपे ही लिखना पढ़ना सीखा था। ठीक है, तो ये जो राज सुंदरी देवी है, रास सुंदरी देवी, उन्होंने टिमटिमाती लौ में, दिए की टिमटिमाती लौ में ही पढ़ना लिखना सीखा था। 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में आर्य समाज द्वारा पंजाब में और ज्योतिराव फूले द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए। उत्तर भारत के कुलीन मुस्लिम परिवारों की महिलाएं अरबी में कुरान शरीफ पढ़ना सीखने लगीं। उन्हें घर पर ही पढ़ाने के लिए शिक्षिकाएं रखी जाती थी। इस स्थिति को देखते हुए मुमताज़ अली जैसे कुछ सुधारकों ने कुरान शरीफ की आयत का हवाला देकर कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। 19वीं सदी के आखिरी से ही उर्दू के उपन्यासों का सिलसिला शुरू हुआ। इन उपन्यासों में महिलाओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता था कि वे धर्म और घरेलू समाज के बारे में पढ़ें। महिलाओं के बारे में महिलाएं लिखने लगीं। तो देखते हैं कि महिलाओं के बारे में महिलाओं ने क्या लिखा। 20वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अहम भूमिका अदा की। जैसे कि भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला। बेगम रुकैया सखावत हुसैन भी इस दौर की एक प्रभावशाली महिला थी, जिन्होंने कलकत्ता और पटना से मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। वह रूढ़िवादी विचारों की कटु आलोचक थी। उनका मानना था कि प्रत्येक धर्म के धार्मिक नेताओं ने औरतों को निचले दर्जे में रखा है। 1830 के दशक तक आते आते भारतीय महिलाएं विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने लगी थीं। उनमें से कुछ चिकित्सक और कुछ शिक्षिका बन गईं। बहुत सारी महिलाएं लिखने लगीं और उन्होंने समाज में महिलाओं की स्थिति को अपने आलोचनात्मक विकास प्रकाशित किए। पूना में आलोचनात्मक विचार प्रकाशित किए। पूना में घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे, ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। पूना में घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब प्रकाशित किया। तो सीटेट में इससे रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो ये जो ताराबाई शिंदे थी, उन्होंने स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब प्रकाशित की, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फर्कों की आलोचना की थी। संस्कृत की महान विद्वान पंडिता रमाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। उन्होंने ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब भी लिखी थी। उन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की, जहां ससुराल वालों के हाथों अत्याचार झेल रही महिलाओं को पनाह दी जाती थी। वहां महिलाओं को ऐसी चीज़ें सिखाई जाती थी जिनके सहारे वे अपनी रोजी रोटी चला सकें। जाहिर है कि इन सब बातों से रूढ़िवादी खेमे के लोग काफ़ी आग बबूला हुए। उदाहरण के लिए बहुत सारे हिंदू राष्ट्रवादियों को लगने लगा था कि हिंदू महिलाएं पश्चिमी तौर तरीके अपना रही हैं, जिससे हिंदू संस्कृति भ्रष्ट होगी और पारिवारिक संस्कार नष्ट हो जाएंगे। रूढ़िवादी मुसलमान भी इन बदलाव के नतीजों को लेकर चिंतित थे।
जैसा कि आप देख सकते हैं कि 19वीं सदी के आखिरी तक खुद महिलाएं भी सुधारों के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास करने लगी थीं। उन्होंने किताबें लिखी, पत्रिकाएं लिखी, स्कूल और प्रशिक्षित केंद्र खोली तथा महिलाओं को संगठित किया। 20वीं सदी की शुरुआत से ही महिलाओं को मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा के अधिकार के बारे में कानून बनाने के लिए राजनीतिक दबाव समूह बनाने लगी थी। उनमें से कुछ महिलाओं ने 1920 के दशक के बाद विभिन्न प्रकार की राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलनों में भी हिस्सा लिया था। 20वीं शताब्दी में जवाहर नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता व समानता की मांगों का समर्थन किया। राष्ट्रीय नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुषों और महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा, परंतु उनका आह्वान था कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक महिलाओं को अंग्रेजी राज विरोधी संघर्ष में ही जोर लगाना होगा। ठीक है। अब है बाल विवाह विरुद्ध कानून। बाल विवाह के विरुद्ध कानून। महिला संगठनों के विकास तथा इन मुद्दों पर हो रहे लेखन की वजह से सुधारों के पक्ष में आवाज और मजबूत हुई। लोग बाल विवाह जैसी स्थापित परंपराओं को चुनौती देने लगे। केंद्रीय विधानसभा में बहुत सारे सांसद थे जिन्होंने बाल विवाह पर पाबंदी हेतु कानून बनाने के लिए संघर्ष किया। 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस कानून के बारे में वैसी कड़वी बहसें और संघर्ष नहीं हुए जैसे पुराने सुधारवादी कानूनों के बारे में हुए थे। इस कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जा सकती। बाद में यह उम्र बढ़ाकर 21 से 18 यह उम्र बढ़ाकर क्रमशः 21 साल व 18 साल कर दी गई। यानी कि लड़कों की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 कर दी गई और लड़कियों की उम्र जो है 16 से बढ़ाकर 18 कर दी गई। ठीक है। अब है जाति और समाज सुधार। हमने अभी जिन समाज सुधारकों का जिक्र किया उनमें से कई जातीय गैर बराबरी के विरोधी थे। राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ के अनुवाद किया। प्रार्थना समाज भक्ति परंपरा का समर्थक था। प्रार्थना समाज जो था भक्ति परंपरा का समर्थक था, जिसमें सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया गया था। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए बंबई में 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया। इन सुधारकों और सुधार संगठनों के सदस्यों में से बहुत सारे ऊंची जातियों के लोग थे। गुप्त बैठकों में ये सुधारक भोजन और स्पर्श जैसे मामलों में जातीय कायदे कानून का उल्लंघन करते थे, जिससे अपने जीवन में जातीय पूर्वाग्रहों और बंधनों से निजात पा सकें। कई लोग ऐसे थे जो जाति आधारित समाज व्यवस्था में होने वाले अन्याय के विरुद्ध थे। 19वीं शताब्दी में ईसाई प्रचारक आदिवासी समुदायों और निचली जातियों के बच्चों के लिए स्कूल खोलने लगे थे। इस प्रकार इन बच्चों को बदलती दुनिया में अपना रास्ता ढूंढने के लिए नए साधन मिलने लगे। उसी समय बहुत सारे गरीब लोग शहरों से निकल रही नौकरियों की तलाश में गांव छोड़कर भी जा रहे थे। नए कारखानों और नगर पालिकाओं में नई नौकरियां निकल रही थी। अध्याय 6 में आप शहरों के विस्तार के बारे में पढ़ चुके हैं। कल्पना कीजिए कि इससे मजदूरी की कितनी मांग पैदा हुई होगी। शहरों में नालियाँ बनाई जाती थीं, सड़कें बिछनी लगी, ठीक है, इमारतों का निर्माण होना था और शहरों को साफ किया जाना था। इसके लिए कुलियों, खुदाई करने वालों, बोझा ढोने वालों, ईंट बनाने वालों, नालियाँ साफ करने वालों, सफाई, पालकी ढोने वालों, ठीक है, रिक्शा खींचने वालों की ज़रूरत थी। यह श्रम कहाँ से आया? इन कामों को संभालने के लिए गांव और छोटे कस्बों के गरीब शहरों की तरफ जाने लगे, जहां मजदूरी की मांग पैदा हो रही थी। शहर जाने वालों में से बहुत सारे निम्न जातियों के लोग भी थे। कुछ लोग असम, मॉरिशस, त्रिनिदाद और इंडोनेशिया आदि स्थानों पर बागानों में काम करने भी चले गए। नए स्थानों पर काम अक्सर बहुत कठोर था, परंतु गरीबों, निचली जातियों के लोगों को यह गाँवों में सवर्ण जमींदारों द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे और दैनिक अपमान से छूट निकलने का एक मौका था। ठीक है। अब है जूते कौन बना सकता है? चमड़े का काम करने वालों को परंपरागत रूप से नीची नज़र से देखा जाता है, क्योंकि वे मृत पशुओं का चमड़ा निकालते हैं, जिन्हें गंदा व दूषित माना जाता है। पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जूतों की जबरदस्त मांग पैदा हो गई थी, परंतु चमड़ों के कामों के प्रति जातीय पूर्वाग्रहों की वजह से केवल परंपरागत चमड़ा कामगार और मोची ही जूते तैयार कर सकते थे। लिहाजा वे ज़्यादा कीमत की मांग करने लगे और उन्हें काफ़ी लाभ हुआ। इसके अलावा दूसरी तरह की नौकरियां भी सामने आ रही थी। उदाहरण के लिए सेना में भी लगे लोगों की ज़रूरत बढ़ती गई। अछूत माने जाने वाले महार समुदाय के बहुत सारे लोगों को महार रेजिमेंट में नौकरी मिल गई। दलित आंदोलन के नेता B.R. अम्बेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में ही पढ़ाते थे। तो B.R. अम्बेडकर जो थे, बाबा जो भीमराव अम्बेडकर हैं, उनके पिता सैनिक स्कूल में पढ़ाते थे।
अब यहाँ दिया गया है कि कक्षा में जगह नहीं। बम्बई प्रेसिडेंसी 1829 में भी अछूतों को सरकारी स्कूलों में घुसने नहीं दिया जाता था। जब उन्होंने इस अधिकार के लिए सख्ती से आवाज़ उठाई तो उन्हें कक्षा से बाहर बरामदे पर बैठाकर सबक सुनने की इजाज़त दे दी गई, ताकि वे कमरे को दूषित न कर सके जहाँ ऊंची जाति के लड़कों को पढ़ाया जाता था। समानता और न्याय की मांग। 19वीं सदी के दूसरे हिस्से तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे थे। उन्होंने सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन शुरू कर दिए थे। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की। ठीक है, मध्य प्रदेश ने गुरु घासीदास जो हैं उन्होंने सतनामी आंदोलन की शुरुआत की, जिन्होंने चमड़े काम करने वालों को संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन छेड़ दिया। पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर के मतुआ पंथ ने चंडाल काश्तकारों के बीच काम किया। हरिदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाए, जिन्हें आज केरल कहा जाता है। वह एझावा जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा। उन्होंने जातिगत भिन्नता के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करने का विरोध किया। उनके अनुसार सारी मानवता एक ही जाति है। उनका एक महत्वपूर्ण कथन था, ओरु जाति ओरु मतम ओरु दैवम मनुष्यानु, मानवता की एक ही जाति, एक धर्म और एक ईश्वर है। तो ये किसने कहा था? ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। ये जो है श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श, उन्होंने विभिन्न आधार पर लोगों के बीच भेदभाव समाप्त करने का विरोध किया था। तो श्री नारायण गुरु ने कहा था कि ओरु जाति ओरु मतम ओरु दैवम मनुष्यानु। ये प्रश्न भी सीटेट में पूछा जा चुका है। इन सभी पंथों की स्थापना ऐसे लोगों ने की थी जो गैर ब्राह्मण जातियों से थे और उनके बीच ही काम करते थे। उन्होंने उन आदतों और तौर तरीकों को बदलने का प्रयास किया जो प्रभुत्वशाली जातियों का अपमान करने के लिए उकसाती थी। उन्होंने अधीनस्थ जातियों में स्वाभिमान का भाव पैदा करने का प्रयास किया। अब है गुलामीगिरी। निम्न जाति नेताओं ने ज्योतिराव फूले सबसे मुखर नेता थे। तो निम्न जाति की जो नेता थे उनमें से ज्योतिराव फूले सबसे मुखर नेता में से थे। 1827 में जन्मे ज्योतिराव फूले ने ईसाई प्रचारकों द्वारा खोले गए स्कूलों में शिक्षा पाई थी। बड़े होने पर उन्होंने जाति आधारित समाज में फैले अन्याय के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने ब्राह्मणों के इस दावे पर खुलकर हमला बोला कि आर्य होने के कारण वे औरों से श्रेष्ठ हैं। फूले का तर्क था कि आर्य विदेशी थे जो उपमहाद्वीप के बाहर से आए थे और उन्होंने इस मिट्टी के असली वारिसों आर्यों के आने से पहले यहाँ रह रहे मूल निवासियों को हराकर उन्हें गुलाम बना लिया था। जब आर्यों ने अपने प्रभुत्व स्थापित कर लिया तो वे पराजित जनता को नीच निम्न जाति वाला मानने लगे। फूले के अनुसार ऊंची जातियों का उनकी जमीन और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं है। यह धरती यहाँ के देसी लोगों की, कथित निम्न जाति के लोगों की है, ऐसा उनका मानना था। फूले ने दावा किया कि आर्यों के शासन से पहले यहाँ स्वर्ण युग था। तब योद्धा किसान जमीन जोतते थे और मराठा देहात पर न्याय संगत और निष्पक्ष तरीके से शासन करते थे। उन्होंने सुझाव दिया कि शूद्रों श्रमिक जातियाँ श्रमिक जातियाँ जो है और अतिशूद्र जो अछूत को जाति भेदभाव खत्म करने के लिए संगठित होना चाहिए। फूले द्वारा स्थापित किए गए सत्यशोधक समाज नामक संगठन ने जातीय समानता के समर्थन में मुहिम चलाई। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना फूले ने की थी। ठीक है, ज्योतिराव फूले। 1873 में फूले ने गुलामगिरी यानी गुलामी नामक एक किताब लिखी थी। तो गुलामी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? 1873 में फूले ने लिखी थी। इसमें लगभग 10 साल पहले अमेरिकी गृह युद्ध हो चुका था। इससे लगभग 10 साल पहले अमेरिकी गृह युद्ध हो चुका था, जिसके परिणाम स्वरूप अमेरिका में दास प्रथा खत्म कर दी गई थी। फूले ने अपनी पुस्तक उन सभी अमेरिकियों को समर्पित की जिन्होंने गुलामों से मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया। तो गुलामगिरी नामक पुस्तक अमेरिका के उन संघर्षशील व्यक्ति थे उनके नाम किया था गुलामगिरी। इस तरह उन्होंने भारत की निम्न जातियों और अमेरिका के काले गुलामों की दुर्दशा को एक दूसरे से जोड़ दिया। जैसा कि इस उदाहरण से पता चलता है, फूले ने जाति व्यवस्था की अपनी आलोचना को सभी प्रकार की गैर बराबरी से जोड़ दिया था। वह उच्च जाति महिलाओं की दुर्दशा, मजदूरों की मुसीबतों और निम्न जातियों के अपमानपूर्ण हालात के बारे में गहरे तौर पर चिंतित थे।
जाति सुधार के आंदोलन 20वीं सदी में भी पश्चिमी भारत में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और दक्षिण में E.V. रामास्वामी नायकर जैसे महान दलित नेताओं के नेतृत्व में चलता रहा। मंदिरों में कौन जा सकता था? अम्बेडकर एक महार परिवार में पैदा हुए थे। बचपन में उन्होंने इस बात को बहुत नज़दीकी से देखा था कि रोजाना की जिंदगी में जातीय भेदभाव और पूर्वाग्रह क्या होता है। स्कूल में उन्हें कक्षा के बाहर जमीन पर बैठना पड़ता था। उन्हें सवर्ण बच्चों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नलकों से पानी पीने की इजाज़त नहीं थी। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका जाने हेतु फेलोशिप मिल गई थी। 1919 में भारत लौटने पर उन्होंने समकालीन समाज के उच्च जातीय सत्ता संरचना पर काफ़ी लिखा। सन 1927 में अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया, जिसमें महार जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। ब्राह्मण पुजारी इस बात पर बहुत आग बबूला हुए कि दलित भी मंदिर के जलाशयों का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। 1927 से 35 के बीच अम्बेडकर ने मंदिरों में प्रवेश लेने के लिए ऐसे 3 आंदोलन चलाए। वहाँ पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जाति पूर्वाग्रहों की जकड़ कितनी मजबूत है। गैर ब्राह्मण आंदोलन। अब कुछ ऐसे आंदोलन जो कि गैर ब्राह्मण थे। 20वीं सदी के आरंभ में गैर ब्राह्मण आंदोलन शुरू हुआ। यह प्रयास उन गैर ब्राह्मण जातियों का था जिन्हें शिक्षा, धन और प्रभाव हासिल हो चुका था। उनका तर्क था कि ब्राह्मण तो उत्तर से आए उन आर्य आक्रमणकारियों के वंशज हैं जिन्होंने वहाँ के मूल निवासियों यानी देसी द्रविड़ नस्लों को हराकर दक्षिणी भूभाग पर विजय हासिल की थी। उन्होंने सत्ता पर ब्राह्मणवादी दावे को चुनौती दी थी। पेरियार के नाम से प्रसिद्ध E.V. रामास्वामी नायकर, ठीक है, ये जो पेरियार नाम से प्रसिद्ध E.V. रामास्वामी नायकर एक मध्यम वर्गीय परिवार में पले बढ़े थे। अनेक प्रारंभिक जीवन में वे सन्यासी थे और उन्होंने संस्कृत शास्त्रों का गंभीरता से अध्ययन किया था। बाद में वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने, परंतु जब उन्होंने राष्ट्रवादियों द्वारा आयोजित की गई एक दावत में देखा कि वहां बैठने के लिए जातियों के हिसाब से अलग अलग इंतजाम किया हुआ है, तो उन्होंने हताश होकर पार्टी छोड़ दी। इस दावत में निम्न जातियों और उच्च जातियों के लिए अलग अलग बैठने का इंतजाम किया गया था। पेरियार की समझ में आ चुका था कि अछूतों को अपने स्वाभिमान के लिए खुद लड़ना पड़ेगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। तो स्वाभिमान आंदोलन किसने शुरू किया था? पेरियार नाम से प्रसिद्ध ई रामास्वामी नायकर ने। उनका मानना था कि सभी धार्मिक नेता, ठीक है, यहाँ इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। उनका कहना था कि मूल तमिल और द्रविड़ संस्कृति के असली वाहक अछूत ही हैं। उनका कहना था कि मूल तमिल और द्रविड़ संस्कृति के असली वाहक अछूत ही हैं जिन्हें ब्राह्मण ने अपने अधीन कर लिया है। उनका मानना था कि सभी धार्मिक नेता और मुखिया सामाजिक विभाजनों और असमानता को ईश्वर प्रदत्त मानते हैं, इसलिए सामाजिक समानता के लिए सभी धर्मों में अछूतों को खुद मुक्ति पानी होगी। पेरियार हिंदू वेदों पुराणों के कट्टर आलोचक थे। खासतौर से मनु द्वारा रचित संहिता, भगवत गीता और रामायण के वे कटु आलोचक थे, ठीक है। उनका कहना था कि ब्राह्मणों ने निचली जातियों पर अपनी सत्ता तथा महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया है। ये दलील लोगों को सहज रास नहीं आई। निम्न जातीय नेताओं के भाषणों, विचारपूर्ण लेखन और आंदोलनों ने उच्च जातीय राष्ट्रवादी नेताओं के बीच कुछ आत्ममंथन और आत्मलोचन की प्रक्रिया शुरू हुई। परंतु रूढ़िवादी हिंदू समाज ने भी उत्तर में सनातन धर्म सभाओं तथा भारत धर्म महामंडल और बंगाल में ब्राह्मण सभा जैसे संगठनों के जरिए इन रुझानों की सख्ती से विरोध किया। इन संगठनों का मकसद यही था कि हिंदू धर्म में जातीय ऊंच नीच को जो महत्व दिया जाता था उस पर कोई आंच ना आए। वे साबित करना चाहते थे कि इस बात को धार्मिक ग्रंथों में भी मान्यता मिली हुई है। औपनिवेशिक काल के बाद भी जाति के सवाल पर बहस और संघर्ष चलते रहे और ये आज भी जारी हैं। सुधारों के लिए संगठित होना। ब्रह्मो समाज की स्थापना 1830 में की गई थी। यह संस्था सभी प्रकार की मूर्ति पूजा और बलि के विरुद्ध थी और इसके अनुयायी उपनिषदों में विश्वास रखते थे। इनके सदस्यों को अन्य धार्मिक प्रथाओं या परंपराओं की आलोचना करने का अधिकार नहीं था। ब्रह्मो समाज ने विभिन्न धर्मों के आदर्शों, खासतौर से हिंदुत्व और ईसाई धर्म के विचारकों की आलोचनात्मक व्याख्या करते हुए उनके नकारात्मक और सकारात्मक पहलुओं पर प्रकाश डाला। डेरोजियो एवं यंग बंगाल।
1820 के दशक में हेनरी लुई विवियन डेरोजियो हिंदू कॉलेज कलकत्ता में अध्यापक थे। उन्होंने अपने विद्यार्थियों को आमूल परिवर्तनकारी विचारों से अवगत कराया और उन्होंने तमाम तरह की सत्ता पर सवाल खड़ा करने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके द्वारा शुरू की गई यंग बंगाल मूवमेंट में उनके विद्यार्थियों ने परंपराओं और रीति रिवाजों पर उंगली उठाई, महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग की और सोच व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अभियान चलाए। तो यंग बंगाल मूवमेंट किसने चलाया था? यंग बंगाल मूवमेंट डेरोजियो ने चलाया था। रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद। अब आते हैं विवेकानंद जी के बारे में। रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन का नाम स्वामी विवेकानंद ने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा था। यह मिशन समाज सेवा और निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्ति के लक्ष्य पर जोर देता था। स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902, जिनका मूल नाम नरेंद्र दत्त था, उन्होंने श्री रामकृष्ण की सरल शिक्षाओं को अपनी प्रतिभाशाली, संतुलित, आधुनिक विचारधारा से जोड़कर संपूर्ण विश्व में प्रसारित किया। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में उन्हें सुनने के बाद, ठीक है, शिकागो में जो धर्म संसद का आयोजन किया गया था 1893 में, उन्हें सुनने के बाद न्यूयॉर्क के हेराल्ड ने विवरण दिया कि ऐसे विद्वान राष्ट्र में धर्म प्रचारकों को भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है। ऐसे विद्वान राष्ट्र में धर्म प्रचारकों को भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है। यानी कि जिस राष्ट्र से ये आते थे, जैसे कि भारत, ठीक है, तो भारत जैसे विद्वान राष्ट्र में धर्म प्रचारकों को भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है। उनको सुनने के बाद न्यूयॉर्क हेराल्ड ने विवरण दिया था। वास्तव में स्वामी विवेकानंद आधुनिक समय के पहले भारतीय थे जिन्होंने विश्वव्यापी स्तर पर वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक गौरव को पुनर्स्थापित किया था। लेकिन उनका उद्देश्य केवल धर्म की व्याख्या करना नहीं था। अपने देशवासियों की निर्धनता और दुर्दशा से उन्हें अतिशय दुख हुआ। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि कोई भी सुधार तभी तक सफल हो सकता है जब जनसमूह की दशा उन्नत हो। अतः भारत के लोगों को उन्होंने रसोई घर के धर्म की संकीर्ण चार दीवारी से बाहर निकलने और राष्ट्र की सेवा में एकजुट होने का आह्वान किया। इस आह्वान द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद की प्रारंभिक अवस्था में उन्होंने असाधारण योगदान दिया, किंतु राष्ट्रवाद के बारे में उनका भाव संकीर्ण नहीं था। उन्हें यह विश्वास था कि मानव जाति को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उन पर तभी काबू पाया जा सकता है जब विश्व के सभी राष्ट्र एक समान धरातल पर एक साथ आएंगे, ठीक है। अतः एक सामान्य आध्यात्मिक विरासत के आधार पर उन्होंने युवाओं को एक होने का उपदेश दिया था। इस उद्बोधन में यह वास्तव में नई विचारधारा के प्रतीक और भविष्य के लिए एक महान शक्ति का स्रोत बन गए। अब है प्रार्थना समाज। अब देखते हैं प्रार्थना समाज। 1867 में बंबई में स्थापित प्रार्थना समाज ने जातीय बंधनों को खत्म करने और बाल विवाह के उन्मूलन के लिए प्रयास किया। प्रार्थना समाज ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया और विधवा विवाह पर लगी पाबंदियों के खिलाफ आवाज उठाई। उसकी धार्मिक बैठकों में हिंदू, बौद्ध, ईसाई ग्रंथों पर विचार विमर्श किया जाता था। अब है वेद समाज। मद्रास, चेन्नई में 1864 में वेद समाज की स्थापना हुई। वेद समाज ब्रह्मो समाज से प्रेरित था। वेद समाज में जातीय भेदभाव को समाप्त करने और विधवा विवाह तथा महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए काम किया। इसके सदस्य एक ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते थे। उन्होंने रूढ़िवादी हिंदुत्व के अंधविश्वासों और अनुष्ठानों की सख्त निंदा की। अलीगढ़ आंदोलन। सैयद अहमद खां द्वारा 1875 में अलीगढ़ में खोले गए मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को ही बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। यानी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का नाम पहले क्या था? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। यहाँ मुसलमानों को पश्चिमी विज्ञान के साथ साथ विभिन्न विषयों की आधुनिक शिक्षा दी जाती थी। अलीगढ़ आंदोलन का शैक्षणिक सुधारों के क्षेत्र में गहरा प्रभाव रहा। सिंह सभा आंदोलन। सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में सिंह सभाओं की स्थापना 1873 में अमृतसर से शुरू हुई। बाद में 1879 में लाहौर में भी सिंह सभा का गठन किया गया। इन सभाओं ने सिख धर्म को अंधविश्वासों, जातीय भेदभावों और ऐसे आचरण जिसे वे गैर सिख समझती थीं से मुक्त कराने का प्रयास किया। उन्होंने सिखों को शिक्षा के अधिकार के लिए प्रोत्साहित किया, जिसमें अक्सर आधुनिक ज्ञान के साथ साथ सिख धर्म के सिद्धांत को भी पढ़ाया जाता था। अब है अन्यत्र, यानी भारत से
कहीं और की बात। काली गुलाम और गोरे बगान मालिक। याद दिया गया कि आप यह जान चुके हैं कि ज्योतिराव फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जातीय उत्पीड़न और अमेरिका में प्रचलित दास प्रथा के बीच किस तरह संबंध स्थापित किया था। क्या आप जानते हैं कि दासता की यह प्रथा क्या थी? 17वीं शताब्दी में जब यूरोपीय खोजी यात्री और व्यापारी पहली बार अफ्रीका पहुंचे तो उन्होंने गुलामों का व्यापार शुरू कर दिया। जब यूरोपीय खोजी यात्री पहली बार अफ्रीका पहुंचे, ध्यान दीजिएगा, जब यूरोपीय यात्री अफ्रीका पहुंचे तो उन्होंने गुलामों का व्यापार शुरू कर दिया। वे अफ्रीका के काले लोगों को पकड़कर अमेरिका ले आते थे और वहां के गोरे बगान मालिकों को बेच देते थे। उन्हें कपास और अन्य बगानों में काम करना पड़ता था जो ज़्यादातर दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित थे। बगानों में ये गुलाम पौ फटने से लेकर देर रात तक काम करते थे। पौ फटने यानी कि, ठीक है, पौ फटना यानी सुबह सुबह, यानी जब जो भोर का समय होता है उसको पौ फटना कहते हैं। तो पौ फटने से लेकर देर रात तक काम करते थे। सही ढंग से काम न करने के नाम पर मालिक उन्हें सजा देते थे, कोड़ों से पीटते थे और तरह तरह की यातनाएं देते थे। श्वेत और अश्वेत सभी तरह के बहुत सारे लोगों ने संगठित रूप से इस दास प्रथा का विरोध किया। इस क्रम में उन्होंने 1776 में अमेरिकी क्रांति के भावनाओं का हवाला देते हुए 1776 की अमेरिकी क्रांति की भावनाओं का हवाला देते हुए आह्वान किया कि अमेरिका वासियों, अपने घोषणा पत्र को देखो, क्या तुम्हें अपनी भाषा भी समझ में आती है? गेटिसबर्ग में दिए गए अपने अत्यंत भावप्रवण भाषण में अब्राहम लिंकन ने कहा था कि जिन्होंने दास प्रथा के खिलाफ संघर्ष किया है वे लोकतंत्र के पथ प्रदर्शक हैं। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे नस्लवादी समानता के लिए कदम उठाएं ताकि धरती से जनता के द्वारा जनता के लिए सरकार का नाश न हो। तो ये थी अन्यत्र के बारे में, वहाँ जो दास प्रथा थी उसके बारे में। तो ठीक है, आज का ये चैप्टर समाप्त होता है। अब एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 8 समाप्ति की ओर है। 2 चैप्टर और बचे हैं, ठीक है, चैप्टर 9 और चैप्टर 10, ये 2 चैप्टर बचे हैं। 2 दिन में ये दोनों चैप्टर समाप्त हो जाएंगे। तो ठीक है, आज का चैप्टर समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।